जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 10 गणित के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि आज के इस वीडियो में 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बताने वाले हैं, जो कि 100% कह रहे हैं कि इस बार यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आज के इस वीडियो में आपको हम समांतर श्रेणी और इसके बाद का जो चैप्टर आता है त्रिभुज, त्रिभुज के बाद निर्देशांक ज्योमिति और उसके बाद प्रायिकता करे भाई, उसके बाद त्रिकोणमिति, ये 4 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए हैं, जो कि टोटल 20 क्वेश्चन है। ये 20 क्वेश्चन आपके 2 नंबर वाले, 4 नंबर वाले और 6 नंबर वाले सभी प्रकार के क्वेश्चन हैं। और आपको बता दें, अगर आप सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का हम लिंक दे देंगे, वहां पर जाकर चैप्टर 1 से पूरा प्रायिकता तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। तो जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहां पर प्लेलिस्ट का लिंक आपको दे दिया गया है। तो यहां पर देखिए, पहले भाई इसको देख लीजिए, उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा। यहां पर देखिए सबसे पहला नंबर सवाल देखिए भाई, यहां पर जो सबसे पहली सवाल दिया गया है, ये आपका पूरे 5 अंक का क्वेश्चन है। वो 5 कह रहे हैं, 4 अंक में भी ये सवाल पूछी जाती है, 2 अंक में भी कभी कभी पूछ लेता है। देखिए 2 अंक वाली सवाल 4 में और 4 वाली 6 में, ये सब आपस में चेंज होता रहता है। यहां पर देखिए जो पहली नंबर सवाल है, आप लोग करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा भाई इसका आंसर कितना आएगा। बोला है समांतर श्रेणी 21, 18, 15 कामा डैश डैश का 15वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखिए इसको सॉल्व करते हैं भाई। देखिए जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो देखेंगे, और जो पढ़े हैं वो भाई साथ में ही करते चलेंगे और आंसर को बताएंगे कितना आ रहा है। यहां पर देखिए क्या दिया है, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 कामा डैश डैश का 15वां पद ज्ञात करना है। तो यहां पर a बराबर कितना हो जाएगा, 21। a का मतलब है सबसे पहला प्रथम पद। प्रथम पद कितना है, यहां पर लिख देते हैं प्रथम पद। a बराबर कितना है, 21 है। उसके बाद हमें चाहिए सार्वआंतर। क्या चाहिए, सार्वआंतर। सार्वआंतर कितना होता है भाई, सार्वआंतर को हम d से दिखाते हैं। तो d हमेशा पीछे वाले पद में से आगे वाले को घटाना पड़ता है। तो पीछे 18 है, माइनस आगे 21 है, इसको घटाएंगे तो ये माइनस का 3 आएगा। बोला है कि 15वां पद ज्ञात कीजिए, 15वां पद। तो 15वां पद के लिए क्या करेंगे, a प्लस का 14d करेंगे। देखिए इसका जो फार्मूला होता है n वां पद का, भाई ध्यान दीजिएगा, ये होता है a प्लस n माइनस 1d होता है। तो यहाँ पर अगर हम 15 करेंगे तो यहाँ पर a प्लस, यहाँ पर भी 15 करना होगा, तो 15 में से 1 घटाएंगे तो 14d आ जाएगा। इसलिए जहाँ पर भी ये जरूरत पड़ती है हम सीधा 14 कर देते हैं। जैसे 20वां होता तो a प्लस 19d कर देते। ए का मान कितना है, 21 है, प्लस में 14 गुणे डी कितना है, माइनस का 3 है। तो ये होगा 21 प्लस माइनस माइनस 14 3 कितना हो जाएगा, 42। ये घटाने पर आएगा माइनस का 21, और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान देना, ये 2 या फिर 4 अंक में पूछा जाता है, और भाई एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग समझे होंगे और आपके समझ में भी आया होगा। चलिए हम 2-4 क्वेश्चन पहले समांतर श्रेणी का देखेंगे, फिर हम इसके बाद अगले चैप्टर पर आएंगे। अब यहाँ पर देखिए जो दूसरे नंबर सवाल है, ये सवाल भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप एनसीईआरटी सिलेबस में देखिएगा, ये वाली सवाल आपको मिलेगी। यहाँ पर बोला है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। जरूरी नहीं है कि ये 7 से ही विभाज्य बोले, यहाँ पर कुछ और भी बदल सकता है भाई, 5 से विभाज्य हो, 4 से विभाज्य हो, ये सब आपको ध्यान देना, थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है। तो 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये चेक करो भाई, 3 अंक की संख्या कौन सी होती है। तो 3 अंकों वाली संख्याएं, 3 अंकों वाली अगर संख्याएं की बात करें तो 100 से शुरुआत होता है, फिर 101 आता है, 102 आता है, 103 आता है, 104, 105, ऐसे करके ये 999 तक संख्याएं जाती हैं जो 3 अंक वाली होती हैं। लेकिन यहाँ पर 7 से विभाज्य संख्या अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखेंगे 7 से विभाज्य संख्या। अगर हम 7 से विभाजन निकालें तो 7 से भाग देने पर ये तो सब नहीं कटेगा, 105 7 से कट जाएगा तो 105। ध्यान देना, जो 7 से कटेगा वही 7 से विभाज्य होगा। अब इसके बाद वाले में भाई 7 जोड़ दो, 7 5 12 हो जाएगा, 112 कटेगा, फिर 119 कटेगा। अब यहाँ पर देखिए 999 जो है 7 से कटेगा कि नहीं, पहले चेक करते हैं। 7 ही का नाम होगा 7, बचेगा कितना, 2, उतारेंगे 9, तो 7 चौक कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 9 उतारेंगे, 7 दूनी का 14 होगा, तो यहाँ पर शेष पर 5 बच रहा है। मतलब अगर यहीं 5 कम कर दें, 994 कर दें, तब ये 7 से कट जाएगा। तो यहाँ से प्रथम पद a बराबर 105 आ गया। सार्वंतर d पीछे से आगे घटाएंगे तो 7 ही आएगा, 112 में 105 घटाएंगे 7 आएगा, और लास्ट में कितना है, 994 है। यानी कि अंतिम पद यल बराबर कितना है, 994 है। तो यहाँ पर क्या बोला है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, यानी कि n बराबर हमसे पूछा है, n बराबर क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पर जब भी अंतिम पद दिया हो तो इसका फार्मूला होता है यल बराबर a प्लस n माइनस 1d। ये इसका फार्मूला है, जो कि चूकी लगाए हैं। चूकी का मतलब होता है कि भाई फार्मूला यहाँ पर लिखा गया है या फिर कोई स्टेप यूज किया गया है।
तो ये हो जाएगा 994 बराबर ए है 105 है प्लस में यन तो निकालना ही है -1, डी कितना है 7 है। तो ये होगा 994 इक्वल के 105 प्लस 7 का गुणा करेंगे 7 यन होगा, प्लस माइनस माइनस 7 का 7 हो जाएगा। ये 994 होगा, 105 में अगर हम 7 को घटाएं तो 105 में 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 98 आएगा क्या, हाँ 98 आएगा। तो प्लस में क्या हो जाएगा 7 यन हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस में 7 यन हो जाएगा। इतना कहने के बाद ये हमारा हो जाएगा 994, 98 उधर जाएगा तो माइनस का 98 हो जाएगा, यहाँ पर 7 यन, और 994 में 98 को जो हम घटाएंगे तो ये आएगा, उधार लेंगे 12 होगा, 12 में से 8 गए, नहीं 14 होगा, 14 में से 8 गए 6, तो यहाँ पर कितना बचेगा 8, उधार लेंगे 18 में से 9 गए 9, यहाँ 896 बचेगा, 896 बचेगा, बराबर का कितना है 7 यन है, कितना है 7 यन है। तो 896 7 का पक्षांतर करेंगे बटे में यन, बटे में 7 होगा बराबर का यन, 7 का 7, 7 का 7 होगा, 1 बचेगा 19 होगा, 7 दूनी 14, 5 बचेगा 7 8 56, यानी कि यन बराबर 128 आएगा। यही इसका जो है उत्तर हो जाएगा। यन बराबर कितना आएगा 128 आएगा, यही इसका जो है उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर तीसरी है ये भी भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समांतर श्रेणी दिया है, यहाँ पर 3 है, प्रथम पद ए बराबर कितना है 3 है। अगर हम सार्वंतर निकालें तो 8 में 3 घटाना पड़ेगा तो ये कितना आएगा 5 आएगा, और अंतिम पद यल बराबर कितना है 253 है। बोला है अंतिम से 20वां पद बताइए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अंतिम से 20वां पद, ये हो जाएगा यल माइनस का 19D होगा। देखिए फार्मूला होता है ए प्लस का भाई 20 के लिए 19D होता है, यही तो होता है, लेकिन अंतिम से आएंगे तो जहाँ ए होना चाहिए वहाँ अंतिम पद हो जाएगा और 19D ही रहेगा। लेकिन जब हम इधर से इधर जाएंगे तो हमारा सार्वंतर जुड़ता है, और जब पीछे से इधर आएंगे तो सार्वंतर घटता है, तो वही यहाँ पर माइनस हो गया। तो यल कितना है 253 है, माइनस 19 गुणे डी 5 है, 253 होगा, माइनस में 19 बचे कितना हो जाएगा, 19 बचे 95 हो जाएगा, 19 बचे 95 होगा। जब इसको घटाएंगे तो ये 158 आएगा, यही इसका जो है उत्तर हो जाएगा, जो कि ये तो भाई काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आया होगा। अब यहाँ पर जो है सवाल नंबर चौथी जो है, यहाँ पर देखिए भाई ये भी एनसीईआरटी की सवाल है, जो कि भाई एनसीईआरटी सॉल्व्ड एग्जाम्पल है। आप एनसीईआरटी इस एग्जाम्पल में मैच कराएंगे तो ये सवाल मैच करेगी पूरा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन उठाए जाते हैं, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए जो श्रेणी दिया है, यानी कि समांतर श्रेणी जो दिया हुआ है, यहाँ पर समांतर श्रेणी क्या दिया है 21 है, 18 है, 15 है, डैश डैश है, ठीक। तो यहाँ पर ए बराबर हो जाएगा, ए बराबर हम कितना लिखें, और ये बोला है कौन सा पद -81 है, तो मान लेते हैं कि जो अंतिम पद है वो 81 है, -81 मान लो अंतिम पद है। तो ए बराबर कितना है 21 है, अगर हम डी निकालेंगे तो पीछे से आगे वाला घटेगा, मतलब 18 माइनस 21 ये आएगा -3, और अंतिम में है यल बराबर होगा, अंतिम पद यल बराबर -81 होगा। तो कौन सा पद यानी कि यन बराबर हमसे पूछा है। तो यहाँ पर यल का फार्मूला अंतिम पद जब भी दिया जाए तो यल बराबर होता है, यल बराबर होता है ए प्लस यन माइनस 1D होता है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यल कितना है -81 है, ए कितना है ए 21 है, प्लस में यन तो निकालना ही है, और डी कितना है ये माइनस का 3 है। तो -81 बराबर 21 होगा, माइनस प्लस माइनस 3 यन हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 का 3 हो जाएगा। तो ये माइनस का 81 बराबर का 21 में 3 को जोड़ेंगे तो 24 होगा, माइनस का 3 यन, -81 इधर आएगा माइनस का 24 इक्वल में माइनस का 3 यन हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 5 8 2 10, माइनस का 105 होगा, बराबर में -3 यन, माइनस से माइनस को हम क्या करेंगे काट देंगे। तो 105 3 का पक्षांतर करेंगे 3 बटे में आएगा, यहाँ पर यन हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का 3 होगा, 3 3 का 9, 1 बचेगा, यहाँ 15 होगा, 3 बचे 15 होगा। तो यन बराबर कितना आ गया 35, यानी कि 35वां पद जो है शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे श्रेणी का 35वां पद शून्य होगा, या शून्य नहीं 81 बोला है भाई, 35वां पद माइनस का 81 है, -81 है। फिर उसके बाद बोला है साथ ही क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य होगा, इसको भी हम भाई अंतिम में ही मानेंगे। तो 21 यहाँ पर लिखेंगे माना अंतिम पद शून्य है, मान रहे हैं क्लियर नहीं है, 21 18 15 डैश डैश करके क्या मानेंगे शून्य कर लेते हैं।
तो ए बराबर क्या है 21 है, डी बराबर वही -3, यल बराबर 0 करेंगे, यल बराबर ए प्लस यन माइनस 1d। यहाँ पर भी हमें यन निकालना है। अगर यन देखिए इसके पहले जो बोला था कौन सा पद 81 है माइनस का, ये कन्फर्म है कि यहाँ पर यहाँ से यन का मान कन्फर्म निकल लेगा, ये तो क्लियर था। लेकिन यहाँ पर बोला है तो अगर यन का मान निकल आता है तो हो सकता है भाई कहीं ना कहीं इसमें शून्य आएगा। अगर यन का मान नहीं निकल पाएगा तो समझ लेना कि शून्य नहीं आएगा, लास्ट में लिख देंगे कि इस श्रेणी का कोई भी पद शून्य नहीं है। तो यल 0 है, ए कितना है ये 21 है, प्लस में यन तो निकालना ही है, इंटू में -3 करेंगे। तो 0 बराबर का 21 माइनस का 3 यन हो जाएगा, गुणा करने पर माइनस माइनस प्लस का 3 होगा। तो 0 बराबर कितना आ जाएगा 24 माइनस का 3 यन, 3 यन को उधर करेंगे तो प्लस में होगा, बराबर 24 होगा, 3 का नाम 3 और 24, यन बराबर 8 निकल तो आया भाई। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 8वां पद शून्य होगा, 8वां पद शून्य होगा, ये इसका आंसर होगा। मतलब 8वें जगह पर शून्य आएगा और -81 जो है ये 35वें जगह पर आएगा। ये इसका आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था, जो कि एनसीईआरटी पर आधारित था। भाई एनसीईआरटी पर आधारित सवाल है तो इसका मतलब भाई इंपॉर्टेंट तो हो गई। और जहाँ तक है जितने भी सवाल हैं सबका सब एनसीईआरटी है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों की मिलाई हुई सवाल है, मतलब सब मिक्स इसमें सवालें हैं। और एग्जाम में पूछे जाने वाले जो 8 नंबर के, 6 नंबर के, 4 नंबर के होते हैं, 8 के तो नहीं पूछे जाते हैं, 4 और 6 के पूछे जाते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा, और 2 नंबर वाले भी क्वेश्चन इसमें आपके कवर कराए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या बोला है, जो कि भाई ये 4 अंक का क्वेश्चन है। आप यहाँ पर आपको हम दिखा दे रहे हैं, ये देखिए 4 अंक वाले क्वेश्चन है, आपके ध्यान दीजिएगा, जो कि भाई काफ़ी बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है क्या 4 अंक में पूछा जाए कि नहीं, तो आपको बीच बीच में दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ए बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगर डी निकालें तो 13 में से 7 को घटाएंगे, 13 माइनस 7 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और ये लास्ट में है तो इसको हम यल अंतिम पद बोलेंगे, 205 हो गया। कितने पद हैं, यानी कि यन बराबर क्वेश्चन मार्क। जब भी आपको यहाँ पर यल दिया हो और यल बराबर होता है ए प्लस यन माइनस 1d होता है। तो यल कितना है 205 है, बराबर में ए हमें 7 है, प्लस में यन निकालना ही है, -1 पड़ा रहने दो, और डी की जगह पर इंटू में 6 कर दो। तो ये हो गया 205 बराबर में 7 प्लस का 6 का नाम होगा 6 यन, माइनस का 6 का नाम 6 होगा। तो ये 205 हो जाएगा, 7 में 6 घटाएंगे 1 आएगा, प्लस में 6 यन आएगा, 205 1 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर का 6 यन करेंगे। ये घटाने पर आ जाएगा 204 बराबर का 6 यन हो जाएगा, 6 का नाम 6, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, यानी कि यन बराबर कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। यही जो है इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था, जो कि भाई एग्जाम में पूरे ये 4 अंक का पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखिए 6वां नंबर जो है, 6वां नंबर आपके सामने है। यहाँ पर देखिए 6वें नंबर में हमें योगफल निकालना है, जो कि ये भी 4 अंक का क्वेश्चन आता है। ए बराबर कितना है 2 है, डी बराबर की बात करें 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आएगा। और ये देखिए 10 अंतिम पद नहीं होगा, ये बोला है 10 पदों तक, तो इसका मतलब पदों की संख्या यन बराबर 10 है। योगफल निकालना है तो यस यन, क्योंकि योगफल का जो प्रतीक है यस यन है। फार्मूला होता है यन अपान 2 ये प्लस में यन माइनस 1 डी है। सबका मान रखिए, यन की जगह पर 10 बटे का 2 रहेगा, 2 गुणे ए की जगह पर 2 कर दीजिए, प्लस में यन की जगह पर 10 करो -1, डी कितना है 5 कर देंगे। तो ये 2 का नाम 2 2 पंचे 10 होगा, 5 2 दूनी का 4, प्लस ये 10 में 1 घटाएंगे तो 9 गुणे का 5 हो जाएगा। तो ये आएगा 5 4 प्लस 9 पचे का 45 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 5 गुणे 45, 4 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो 5 9 45 की 5 हासिल आएगा 4 होगा, 5 24 4 24, यानी कि 245 होगा, इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपको समझ में आया होगा भाई। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 7, और सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपको हम डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 7। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं भाई सवाल नंबर 7, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। और आपको बता दें ये पूरे 6 अंक की जो है एग्जाम में पूछी जा सकती है भाई, इसको अच्छे से आप लोग समझिएगा। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद, 31वां पद ज्ञात कीजिए, जिसका 11वां पद 38 है, 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। 16वां पद कितना है 73 है। तो यहाँ पर देखिए
सबसे पहले हमें बोला है जिसका 11वां पद 38 है, यहां पर लिखेंगे 11वां पद बराबर का 38। 11वें पद के लिए होता है a प्लस का 10d बराबर का 38 करेंगे और ये हमारा बन जाएगा समीकरण 1। फिर बोला है 16वां पद 73 है, तो यहां पर हम लिखेंगे 16वां पद बराबर 73। तो 16वां पद के लिए a प्लस का 16 में कम करेंगे तो 15d होगा बराबर का 73 और ये हमारा बन जाएगा समीकरण 2। अब हमें समीकरण 1 और 2 से a और d का मान निकालना है। a और d का मान निकालने के बाद हमें 31वां पद निकालना पड़ेगा। तो देखिए दोनों समीकरण में बड़ा कौन है, तो समीकरण 2 बड़ा है, तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर क्योंकि हम घटाएंगे तो देखिए ये आगे का जो a है a से घटकर गायब हो जाएगा, यानी कि समीकरण 2 को लिखेंगे a प्लस का 15d बराबर का 73। फिर समीकरण 1 लिखेंगे a प्लस 10d बराबर कितना 38 होगा। अब यहाँ घटाएंगे, जब घटाएंगे तो a से कट जाएगा, 15 में से 10 गए 5d बचेगा इक्वल में उधार लेंगे होगा 13, 13 में से 8 घटाएंगे तो 5 आएगा और इधर 7 में से 3 गए तो कितना आएगा, 7 में उधार लिए थे 6 बचा, 6 में से 3 गए 3 बचेगा। तो ये इसके नीचे क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे d बराबर 35, 5 का पक्षांतर करेंगे बटे में आएगा, 5 का नम 5, 5 सते 35, तो ये हो गया d बराबर कितना आ गया 7 आ गया, d बराबर कितना आ गया 7 आ गया। अब हमें 31वां पद निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 31वां पद a प्लस का 30d। अच्छा भाई यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पर हम d का मान तो निकाले, अभी a का नहीं निकाले हैं, तो यहाँ साइड में a का मान निकाल लेते हैं। तो d का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो या फिर समीकरण 2 में रख दो, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखो चाहे 2 में रखो, a का मान आराम से निकल आएगा, सेम वही आएगा, चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो। तो हम समीकरण 1 में रखेंगे तो a प्लस का 10 इंटू डी की जगह पर 7 बराबर का 38 होगा। तो a प्लस में 10 सत्ते हो जाएगा 70 बराबर का 38 होगा। a बराबर 38, 70 को इधर भेजेंगे -70 होगा, तो a बराबर आएगा ये 32 आएगा, वो भी -32 आएगा, कितना आएगा माइनस का 32 आएगा। यहाँ पर देखिए a की जगह पर -32 करेंगे प्लस में 30 गुणे d की जगह पर 7 करेंगे, ये होगा माइनस का 32 प्लस में 7 0 0 70 का 21। जब इसको इसमें से घटाएंगे तो ये आएगा 178 आएगा, कितना आएगा 178 आएगा और यही इसका जो है उत्तर हो जाएगा। बोला था 31वां पद कितना होगा, तो 31वां पद कितना हो जाएगा 178 हो जाएगा, जो कि यही इसका जो है आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा, जो कि आपने देखा भाई ये 6 अंक का क्वेश्चन था। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 8वीं। अब यहाँ पर जो है 8वीं नंबर में क्या है, वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। इसमें समांतर श्रेणी हमें ज्ञात करना है, क्या बोला है, वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। यहाँ पर देखिए बोला क्या है, तीसरा पद 16 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे तीसरा पद 16 है, तीसरा पद बराबर 16। तो तीसरे पद के लिए a प्लस कितना होगा 2d करेंगे बराबर का 16 होगा, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। फिर बोला है सातवां पद जो है 5वें पद से 12 अधिक है, तो 5वें पद से क्या है 12 अधिक है, अधिक के लिए जुड़ेगा, तो सातवां पद जो है ये 5वें पद से 12 अधिक है, तो 7वें पद के लिए क्या होगा a प्लस का 6d हो जाएगा, 5वें पद के लिए a प्लस का 5d हो जाएगा प्लस में 12। देखिए a को पक्षांतर करके इधर करोगे तो माइनस होकर कटेगा, इसको इधर करोगे तो माइनस होकर कट ही जाएगा, इससे अच्छा इसको हम काट ही देते हैं। 6d बराबर हो जाएगा 5d प्लस में 12 होगा, तो ये होगा 6d, 5d को इधर लाएंगे -5d इक्वल में 12 बचेगा। अब उसके बाद ये हो जाएगा d बराबर 12 होगा, क्योंकि 6d में से 5d हटाएंगे तो 1d बचेगा और यहाँ पर 12 हो गया। अब क्या करेंगे, d का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस, क्योंकि समीकरण 1 क्या है a प्लस 2d, तो a प्लस 2 इंटू डी की जगह पर 12 करेंगे बराबर का 16, तो a प्लस 12 दूनी का 24 होगा बराबर का 16 होगा, तो ये हो जाएगा a बराबर 16, 24 जो है इधर आ जाएगा तो माइनस का 24 हो जाएगा, तो ये होगा a बराबर का 8, माइनस का 8 आएगा, a बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 8 आ जाएगा। सवाल में क्या बोला था कि हमें समांतर श्रेणी ज्ञात करना है, वह समांतर श्रेणी ज्ञात करना है, मतलब समांतर श्रेणी चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे समांतर
श्रेणी। देखिए जो समांतर श्रेणी होती है सबसे पहला पद ए होता है, उसके बाद ए प्लस डी होता है। अब यहाँ से डी को बढ़ाते जाएंगे, ऐसे करते जाएंगे तो ये हमारी श्रेणी बनती जाएगी। तो ए की जगह पर -8 करेंगे, ए की जगह पर -8 प्लस में डी की जगह पर 12, ए की जगह हम -8 करेंगे प्लस में 2 गुणे डी की जगह पर 12 करेंगे डैश डैश। तो ये होगा -8, ये हो जाएगा 4, -8 प्लस 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, कमर डैश डैश। तो ये होगा -8, ये तो घटा ही दिए हैं 4 आया है, ये घटाएंगे तो आएगा 16 आएगा, जो कि प्लस में ही 16 आएगा, प्लस में 16 आएगा डैश डैश। ये जो है इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। ये भी जो भाई आपके समझ में आया होगा। देखिए हम कोशिश करते हैं जितनी भी सवाल बताई जाए सबके सब आपके समझ में आए। चलिए ये हमारी सवाल नंबर 8वीं थी, जो कि काफ़ी आसान थी। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 9वीं। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 9वीं है। इससे पहले भाई थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया था। क्या सवाल नंबर कौन सी, ये 8वीं वाली। यहाँ पर 5वें पद के लिए तो हम यहाँ 4 करना भाई भूल गए थे। 5वें पद के लिए 4 होगा, तो यहाँ पर भी 4 आएगा। तो ये हमारा कितना बचेगा 2d बचेगा। तो यहाँ से हो जाएगा d बराबर 2 छंग 12 6 आ जाएगा। d बराबर कितना आएगा 6 आएगा। तो जो हम समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पर 6 रखेंगे, 6 दूनी कितना आएगा 12 आएगा। यहाँ पर भी 12 होगा, यानी कि ये प्लस का 4 आएगा। कितना आएगा प्लस का 4 आएगा। तो यहाँ पर भाई मिस्टेक हो गया है, थोड़ा इसको बनाइएगा आप लोग। ये प्लस का 4 हो जाएगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 हो जाएगा। तो ये प्लस का 4 होगा, ये 12 4 16 हो जाएगा। तो ये प्लस का 4 हो जाएगा 24। तो यहाँ पर डी की जगह पर कितना रखेंगे, डी की जगह पर 6 ही रखेंगे ना, 6 रखेंगे, यहाँ पर भी 6। तो ये लाइन आप हटाइएगा दोनों लाइन। तो ये हो जाएगा 4 6 4 10 हो जाएगा, 6 दूनी 12 4 16 हो जाएगा, 16 डैश। ये इसका आंसर आएगा, आप लोग बना लीजिएगा। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर जो है 9वीं। भाई थोड़ा लाइट वेट नहीं, इसलिए थोड़ा मिस्टेक भी हो जा रहा है, जो कि कैमरे की लाइट का यूज किया जा रहा है। सुबह जो है भाई इस वक्त बज गए हैं 5 बज गए हैं, और 5 कह रहे हैं अभी 4 बज रहे हैं, 4:15, जो कि सुबह 4 बजे लाइट जो है हमारे गांव में कट जाती है। यहाँ पर देखिए चित्र 1 तथा 2 में DE समांतर है BC। चित्र में जो है दिखाया गया चित्र 1 है, ये चित्र 2 है। तो 1 और 2 में DE समांतर BC, मतलब DE मतलब ये जो है ये और ये आपस में समांतर है। इसमें भी आपका DE और BC क्या है आपस में समांतर है। पहला के में क्या पूछा है, पहले में EC निकालो मतलब ये वाला खाली है, और दूसरे में AD निकालो मतलब ये वाला खाली है। तो यहाँ पर भाई ये काफ़ी आसान तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। जैसे पहला वाला है, इसमें एक थेल्स प्रमेय होता है, जिसका यूज कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पर हम AD के बटे में DB कर दें, AD के बटे में DB कर दें इसके इधर, तो वैसे ही जैसे देखिए छोटे वाले के बटे मतलब इतने के बटे में हमने इतना अलग अलग किया था, वैसे हम इसके बटे में इतना करेंगे। तो ये क्या है भाई AD है, इसकी लंबाई क्या है AD है, तो नहीं AE है, AE के बटे में हो जाएगा EC हो जाएगा, AE के बटे में क्या हो जाएगा EC हो जाएगा। अगर हम AD की बात करें तो ये हमें 1.5 दिया है, और DB की बात करें तो ये 3 है, AE की बात करें तो हमारा 1 है, EC हमारा नहीं पता है तो EC वैसे ही पड़ा रहेगा। तो 15 बटे पॉइंट के नीचे एक, देखिए पॉइंट है तो पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ पर पॉइंट के बाद एक गिनती है तो नीचे एक जीरो को हम बढ़ा देंगे, तो 1/, हो जाएगा EC होगा 15 का नाम 15, 15 दूनी 30, तिरछा गुणा करेंगे तो EC का नाम EC होगा, इधर से करेंगे 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, 2 का नाम 2। तो EC जो हमारा खाली था वो कितना आएगा 2 सेंटीमीटर आएगा। इसमें देखिए इसमें भी वैसे करना है, AD के बटे में DB करना है, तो AD के बटे में DB हो जाएगा, इधर इक्वल के बाद जो है AE के बटे में EC हो जाएगा। तो AD तो हमें निकालना ही जो कि पता नहीं है, DB कितना है ये 7.2 है, 7.2 है, और AE कितना है 1.8 है, 5.4 है। तो देखिए पॉइंट दोनों में सेम अंक बाद है, तो 18 का नाम 18 होगा, 18 तरीका 54 कर देंगे सीधा। तो यहाँ पर देखिए तिरछा गुणा करेंगे 3AD होगा, और इधर करेंगे तो 72 7.2 आएगा। तो AD बराबर हो जाएगा 7.2 है, 3 का 75 करेंगे बटे में आ जाएगा। तो AD बराबर 3 का नाम 3, ये कटेगा 3 दूनी 6 होगा, 1 बचेगा, तो यहाँ पर आएगा 3 चौक 12 होगा, बीच में पॉइंट रहेगा। तो AD जो आएगा ये 2.4 सेंटीमीटर आएगा। ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा, जो कि ये त्रिभुज का है। और त्रिभुज से भी भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में उठाए जाते हैं, जो कि आप लोग पढ़ लीजिएगा ताकि दिक्कत ना हो। चलिए हम त्रिभुज के और भी सवाल देखेंगे ताकि आपका कंप्लीट डाउट क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर जो है सवाल नंबर 10वीं में भी हमको वही करना है जो हम इसके पहले किए थे। जैसे इसमें भी हमको दिया है चित्र में DE समांतर BC, यदि ये सब दिया हुआ है तो हमको ये सब ना देखकर सीधा भाई चित्र में ही देखना है। चित्र से यहाँ लिखेंगे चित्र
से। चित्र से क्या होगा, AD के बटे में, AD के बटे में हम क्या करेंगे, DB कर देंगे, और इधर क्या हो जाएगा, AE के बटे में EC हो जाएगा। ये हो गया। अब सबका मान रखिए कितना है, x बटे में x माइनस 2 है, AE कितना है, x प्लस 2 है, अपान में x माइनस का 1 है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इससे तिरछा गुणा करेंगे, चाहे इधर से कर दो चाहे इधर से कर दो, तो हम इधर से कर दे रहे हैं क्योंकि बड़ा अंक है, तो x माइनस 2 और x प्लस 2 हो जाएगा। इधर से करेंगे तो हो जाएगा x माइनस का 1 हो जाएगा। तो एक बार जोड़ा घटाया है तो x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। x का अंदर गुणा करेंगे x स्क्वायर, x का नाम क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर काट दो क्योंकि इक्वल लगा है और दोनों प्लस में है, तो ये आएगा -4 बराबर -x, माइनस को माइनस से भी हटा दो तो 4 बराबर x, आगे पीछे कर लेंगे तो x बराबर 4 आएगा। यही हमसे पूछा भी था कि x का मान बताइए, तो x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है। त्रिभुज की सवाल भाई काफ़ी आसान होती है, जो कि ये 4 नंबर में पूछी जाती है, 2 अंक में पूछी जाती है, और हम आपको भी बताएंगे जो 6 अंक में भी पूछी जाती है, वो भी खास करके भाई काफ़ी आसान है। अब यहाँ पर देखिए भाई, जो है सवाल नंबर 11 जो है आपके स्क्रीन के सामने है। इसमें क्या दिया है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEC समरूप है। समरूप का मतलब ये चिन्ह लगा देंगे, इसका मतलब होता है कि समरूप है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF जो है, DEF ये समरूप है। समरूप का मतलब क्या है, यहाँ पर जो कोण A बनेगा और यहाँ पर कोण जो D बनेगा बराबर होगा, यहाँ पर कोण जो B बनेगा और यहाँ पर दूसरे के नंबर पर E बनेगा, यहाँ पर कोण C बनेगा और यहाँ पर कोण F बनेगा, ये तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अच्छा, जबकि यहाँ पर हमको कुछ दिया है, कोण A दिया है, कोण A कितना है, 57 है। अच्छा यहाँ देखिए, कोण A कितना दिया है, 57 दिया है। अगर कोण A 57 दिया है तो कोण D कितना हो जाएगा, ये भी 57 हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। कोण AE दिया है, कोण E कितना दिया है, 75 अंश। अच्छा, कोण E अगर 75 दिया है तो कोण B कितना हो जाएगा, कोण B हमारा जो हो जाएगा, कोण E अगर जो है भाई 75 है तो कोण B भी कितना हो जाएगा, 75 अंश हो जाएगा। अच्छा, हमसे पूछा क्या है, कोण C पूछा, तो यहाँ पर देखिए जब त्रिभुज ABC है मतलब ये तीनों कोण है, इन तीनों कोण का योग कितना हो जाएगा, त्रिभुज के नियम से कोण A, कोण B, कोण C का योग कितना होगा, 180 हो जाएगा, जिसमें से कोण A 57 है और कोण B ये देखिए 75 अंश है। कोण C हमें निकालना है तो 180 बराबर में रहेगा। इन दोनों को जोड़ेंगे 7 5 12, 7 5 12 1 13 प्लस कोण C बराबर 180 हो जाएगा। तो ये होगा कोण C बराबर 180, 132 को इधर ला देंगे माइनस का हो जाएगा, इसको घटाने पर कितना आएगा, 48 डिग्री आएगा। कोण C कितना आएगा, 48 डिग्री आएगा। यही इसका जो है उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में आ गया होगा, जो कि ये हमारी सवाल नंबर 11वीं है। अब यहाँ पर भाई हम देखेंगे सवाल नंबर, अभी तक जो थी इसके पहले जो है 2-2 अंक वाली थी सवाल, अब हम देखेंगे 4 अंक वाली सवाल, उसके बाद हम 6 अंक वाली सवाल भी देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है चित्र में, PS अपान SQ, PT अपान TR और कोण PST बराबर का PRQ सिद्ध कीजिए कि अगर ये दोनों बराबर हो तो हमें जो है सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम वो चीज़ लिखेंगे जो दिया है। जैसे यहाँ पर देखिए PS अपान SQ बराबर का PT अपान TR, ये हमको दिया है, तो यहाँ पर लिख देंगे दिया है। और आपको बताते भाई जो दिया है उसको लिखना है। चित्र को भी आप एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, बना लेना, ठीक, चित्र को भी बनाइएगा। ये भी हमको दिया है क्या, तो यहाँ पर चूकी लगा लेते हैं। क्या दिया, कोण PST बराबर में कोण PRQ, तो PST कहाँ पर है, देखिए PST का मतलब ये वाला और PRQ का मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण, ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों कोण बराबर करने से पहले दोनों त्रिभुज को लिख लेते हैं। एक त्रिभुज ये केवल ऊपर ऊपर बनेगा, PST ये ऊपर ऊपर ही बनेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज PST, ये त्रिभुज हो गया। अब बराबर होने का मतलब क्या है कि दोनों आपस में सर्वांग खैर सर्वांग है भाई, एक छोटा सा त्रिभुज है और एक बड़ा सा त्रिभुज है, कोण दोनों का ये वाला मैच ही करा, तो कुछ ना कुछ मतलब सेम एक ही जैसा है। जब एक ही जैसा हो तो ये सर्वांग होता है, बराबर हो या ना हो लेकिन सर्वांग है। तो PST हो गया, ये हो गया PST हो गया, और ये हो गया पूरा नीचे तक है PQR हो गया। तो PST सर्वांग होगा त्रिभुज PQR,
और इन दोनों में हमें बराबर क्या है, पी एस टी बराबर है और पी क्यू आर बराबर है। तो जरूरी नहीं कि ये दोनों बराबर हो तो अदर भी बराबर हो, लेकिन हमें भाई देखना है क्योंकि सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम में क्या होता है कि ऑलरेडी सब कुछ आपस में बराबर ही होता है। तो इतना हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर ये भी लिख देंगे दिया है, ये भी हमको दिया है। अगर ये बराबर है, अगर मान लो भाई दिया है जिस हिसाब से ये हमारा बराबर है पी एस टी, तो आप ध्यान दीजिए ये तो दोनों मिल रहा है। ये वाला कोण जो पी वाला है इसमें भी मिल रहा है और पी वाला कोण इसमें भी मिल रहा है। जब पी वाला दोनों में मिल रहा है तो कोण पी तो आपस में बराबर ही हो जाएगा। जब ये दोनों आपस में बराबर हो गए, यहीं पर लिख देंगे कोण पी बराबर कोण पी। ये क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, जो दोनों में मिल रहा है। जब ये दोनों उभयनिष्ठ है यानी कि जब ये दोनों में मिल रहा है तो उसके बाद जो है, जब ये दोनों में मिल रहा है तो इसके बाद जो है एक कोण बच रहा है, तो ये वाला कोण अपने आप भाई बराबर हो जाएगा। तो वही यहाँ पर लिख रहे हैं पी एस टी, क्या लिख रहे हैं, पी एस टी बराबर कोण पी आर क्यू। पी एस टी बराबर क्या लिख रहे हैं, पी आर क्यू लिख रहे हैं। एस टी और पी एस टी और क्या लिखे हैं, पी आर क्यू लिखे हैं, जो कि आपका यही वाला कोण है। फिर से यहीं पर लिख दिए हैं, यहाँ पर भी वही लिखा गया था, यहाँ पी क्यू आर लिख दिए थे क्या। अच्छा, यहाँ तो त्रिभुज को दिखाया गया ना, यहाँ पर हम क्या दिखाए हैं, त्रिभुज को दिखाए हुए हैं। यहाँ पर जो है पी एस टी बराबर का है कोण पी क्यू आर है। हाँ भाई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दिखाया गया है यहाँ पर दिया है नहीं, यहाँ पर जो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम का मतलब है, जैसे देखिए यहाँ पर दो लाइन आपस में जो है गई हो, मतलब समांतर गई हो, और यहाँ पर कोई भी कोण काटा गया हो, तो यहाँ पर बनने वाला कोण यहाँ पर बनता है एकांतर के नियम से। तो उस हिसाब से यहाँ पर जो बना कोण है ये दोनों आपस में बराबर हो गया। तो ये वाला हमारा हो गया, पी उभयनिष्ठ हो गया। ये तो भाई हमको शुरू में दिया ही है सबसे पहले। अब जाकर देखिएगा ये वाला हमें दिया है, ये वाला दिया है, ये वाला क्या है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ करें, ये है एकांतर कोण से, एकांतर कोण, ठीक, एकांतर कोण के हिसाब से ये बराबर हो गया है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए सब भाई बराबर ही हैं। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है वो समद्विबाहु करने के लिए। समद्विबाहु का मतलब है कि यहाँ वाली भुजा आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए यानी कि उसमें की सब भुजाएं आपस में, कोण आपस में मैच करने लगे, तो भुजा अपने आप क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी आर बराबर का पी क्यू, लिख देंगे लास्ट में, अतः त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और लास्ट में क्या लिखेंगे, इति सिद्धम, लास्ट में क्या लिखेंगे, इति सिद्धम। यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है। ये हमारा सवाल नंबर 12 भी है भाई, जो कि समझ में आई होगी। बाकी एक आध बार आप लोग रिवीजन भी कर लीजिएगा। आइए हम देखते हैं सवाल नंबर 13, जो कि काफ़ी आसान है। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 13 है, ये एग्जाम में भाई 6 अंक की पूछी जाती है सवाल। यहाँ पर देखिए तो काफ़ी आसान है, इसको आप तो भाई एक ही बार में समझ जाएंगे, आपको दोबारा ये पढ़ने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बोला है चित्र में, यदि एलएम समांतर सीबी और एलएन समांतर सीडी हो तो सिद्ध करना है एम बटे ए बी बराबर का एन बटे ए डी, जो कि यहाँ पर चित्र दिया है। यहाँ पर देखिए चित्र जो दिया है इसमें आप चेक करिए तो भाई यहाँ पर दो त्रिभुज अलग अलग तरीके से बन रहे हैं। एक आपका इधर का बन जा रहा है, ठीक, ये एक बन गया, और एक नीचे साइड का हमारा त्रिभुज बनेगा। तो अभी हम केवल कवर जो किए हैं भाई ए बी सी को किए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। यहाँ पर देखिए एलएम समांतर का हमें सी बी यानी कि बी सी दिया है, ये आप देख सकते हैं। तो इसी को लिखेंगे एलएम समांतर सी बी। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से आप लोग भाई, चित्र में देखिएगा, चित्र में यहाँ पर हम दो रूल यूज कर सकते हैं। ये नो का हमारी यहाँ निकली है, तो यहीं से हम शुरुआत करेंगे। यहाँ पर देखो एम दिया है ना यहाँ पर सिद्ध करने वाले में, तो यहाँ हम एम के बटे में यम भी कर सकते हैं। देखिए जैसे ये त्रिभुज होता है, जैसे ये मान लो त्रिभुज है, ये हो गया, यहाँ पर ए है, यहाँ पर यम है, यहाँ पर बी है, ए एम बी हो गया, और ए एल सी हो गया, तो सी हो गया, यल हो गया। तो यहाँ पर अगर हम इसके बटे में इतना करें तो ए एम के बटे में यम भी करें, तो रूल होता है कि इसके बटे में हम इतना कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए एल के बटे में यल सी होता है, ये थेल्स प्रमेय होता है। तो सेम ऐसे यहाँ पर करेंगे, ए एम के बटे में यम भी करेंगे, तो ए एम के बटे में यम भी हो गया बराबर का। इधर से ए से ही शुरुआत करेंगे, ए एल के बटे में यल सी कर देंगे, तो ए एल के बटे में यल सी कर देंगे। ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। अब सेम ऐसे ही हम नीचे भी करेंगे, नीचे भी ये वाला त्रिभुज बनेगा, ये वाला त्रिभुज आप कवर करेंगे, ये वाला नीचे का। तो इसका नाम क्या है, ए
सी डी से। तो यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी से या में, इसमें जो है दिया हुआ है देखिए यलियन समांतर का सी डी दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे यलियन समांतर का सी डी। यहाँ पर भी हम थेल्स प्रमेय ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बाहर से किए थे तो बाहर से ही करना है, ए एन के बटे में एन डी कर दें, ए एन के बटे में एन डी कर दें, तो ए एन के बटे में एन डी कर दें तो इधर ए एल के बटे में एल सी हो जाएगा, क्योंकि ये तो उधर भी था इधर भी है, तो ये होगा ए एल बटे में एल सी होगा, जो कि ये हमारा समीकरण 2 बन जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 हुआ समीकरण 2 से। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए भाई, तो ए एम बी बराबर में ए एल एल सी है, यहाँ पर ए एन के बटे में एन डी है बराबर का ए एल के बटे में एल सी है। तो आप देखिए तो इक्वल के बाद का दोनों में मैच कर रहा है, जब इक्वल के बाद का मैच कर रहा हो तो इक्वल के पहले वाला आपस में बराबर हो जाता है। तो ए एम के बटे में होगा एम बी बराबर का ए एन के बटे में हो जाएगा एन डी, क्या हो जाएगा एन डी हो जाएगा। यहाँ पर यही इसका जो है आंसर होगा, आप चेक कर लीजिएगा, यही हमें सिद्ध करने को दिया है, तो ये हो जाएगा हमारा इति सिद्धम, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी आसान था। और आप यकीन मानिए कि ये 6 अंक का क्वेश्चन उठाया जाता है। आप लोग के पास भाई अगर होगी विद्या अनसॉल्व क्वेश्चन बैंक कुछ भी होगा तो आप उसमें चेक करिएगा, ये कई बार सवाल जो है 6 अंक में पूछी गई है। अब यहाँ पर जो है सवाल नंबर 14 जो है आपके सामने है भाई, ये सवाल जो है 2 अंक की एग्जाम में पूछी जाती है, जो कि ये काफ़ी आसान ही है। बोला है बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, जो कि जो है पहला नंबर क्या दिया है 2,3 है, फिर उसके बाद 4,1 है। तो यहाँ पर लिखेंगे बीच की दूरी या फिर बिंदुओं के बीच की दूरी। इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर होता है प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो ये हमारा x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। तो यहाँ से हम x1 y1 का मान रखेंगे तो x2 कितना है 4 माइनस में x1 कितना है 2 है, स्क्वायर हो जाएगा। y2 कितना है 1 है, यहाँ पर देखिए माइनस का y1 कितना है ये 3 है, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे 4 में से 2 गए 2 आएगा, स्क्वायर कर देंगे, ये घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 2 आएगा, स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे 4 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगर हम इसका खंड करें तो 2 गुणे 2 गुणे 2 आएगा, तो 2 2 मिल ही रहा, 2 2 बाहर कर देंगे, अंदर क्या बचेगा 2 ही बचेगा, जो कि इसमें जो है वर्ग मात्रक लगाएंगे या फिर मात्रक लगा देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। मात्रक लगेगा, वर्ग मात्रक नहीं लगेगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए जब ये OMR पर आए तो भाई इतना तो आपको झंझट नहीं पालना है, तो यहाँ पर सीधा बीच की दूरी करेंगे, बीच की दूरी बराबर रूट के अंदर आप क्या करिए पहले वाले को पहले वाले में घटा दो, चाहे पीछे से घटाओ चाहे आगे से घटाओ, आपका दोनों सही रहेगा। तो -5 में ये घटेगा, तो ये जब घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर बीच में प्लस। अब सेकंड वाले में सेकंड वाला घटाओ, 7 माइनस का क्या होगा 4 होगा, 7 माइनस 4 होगा, स्क्वायर कर देना हम, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 का स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर, और ये 7 में 4 गए 3 का स्क्वायर होगा, 4 चौक 16 होगा, 3 त्रिक 9 होगा, माइनस का स्क्वायर इसी में प्लस हो जाएगा। तो 16 9 कितना होगा 25 होगा, रूट के अंदर 25 में से 5 बाहर आ जाएगा। इस तरीके से मतलब डायरेक्टली करके आप OMR पर टिक लगा सकते हो, जो कि कितना आया 5 आया। अच्छा भाई यहाँ पर 7 में 3 4 कर दिए हैं क्या, 7 माइनस 3 रहेगा, तो यहाँ 4 आएगा, 4 चौक 16 32 आएगा, ये कितना आएगा 32 आएगा। तो 16 दूनी 32, यानी कि ये 4 रूट का 2 होगा। यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्टली घटा दिए थे, 7 लिखे भी हैं घटा भी दिए थे, तो 7 माइनस 3 करेंगे, 7 में 3 गए 4 आएगा, 4 का 16 होगा, 16 16 32 होगा, 32 यानी कि 4 रूट 2 होगा, ये इसका जो है आंसर हो जाए, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में आया होगा। आइए देखते हैं इसमें जो सवाल 4 या फिर 6 नंबर में पूछी जाती है उसको भी हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये वाली सवाल जो है 15वीं नंबर सवाल है भाई, ये NCERT सॉल्व्ड एग्जाम्पल यानी कि NCERT की एग्जाम्पल है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ध्यान दीजिएगा एग्जाम में भाई NCERT एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन पूछता है, जो कि 25 में अगर आप देखिए सन 2025 में, तो भाई 25 में बहुत ज़्यादा NCERT क्वेश्चन का एग्जाम्पल से पूछा था। तो ध्यान दीजिए भाई एग्जाम्पल और सिलेबस कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है, कुल मिला के आपके कॉन्सेप्ट को सीखना है ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो। यहाँ पर दिया है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4,-3 और 8,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से
आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिंदुओं, क्या लिखेंगे हम, बिंदुओं। तो बिंदु क्या दिया है, 4 कामा माइनस का 3 है, फिर उसके बाद 8 कामा 5 है। तो यहाँ से x1 निकालेंगे 4 आएगा, और y1 जो आएगा कितना आएगा, माइनस का 3 है। यहाँ से निकालेंगे x2 कितना है, 8 है, और y2 की बात करें तो ये कितना है, 5 है। इसका जो रेशियो दिया है अनुपात, अनुपात को क्या करेंगे, 3:1 दिया है तो पहला m1 निकल आएगा 3 हो जाएगा, और m2 जो निकलेगा वो 1 हो जाएगा। ये हमारा अनुपात है। फिर इसके बाद क्या बोला है, बिंदु के हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। निर्देशांक ज्ञात करना, जो कि यहाँ पर देखिए ना आंतरिक बोला है, तो आंतरिक के लिए जो है फार्मूला प्लस का ही लगता है। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु के निर्देशांक, बिंदु लिख सकते हैं आंतरिक बिंदु के निर्देशांक, या फिर लिखेंगे बिंदु के निर्देशांक। इसका जो फार्मूला होता है आप लोग ध्यान दीजिएगा, फार्मूला होता है m1 x2, फिर होगा m2 x1 बटे में m1 प्लस का m2, कामा m1 y2 होगा प्लस में m2 y1 हो जाएगा, बटे में क्या होगा, m1 प्लस का m2 हो जाएगा। ये हमारा कोष्ठक में हो गया। अब यहाँ पर हम m1 की बात करें तो m1 कितना है, 3 है, गुणे में x2 की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 8 है, प्लस में m2 की बात करें तो 1 है, x1 जो है देख सकते हैं 4 है, पूरे के बटे में m1 3 है और m2 1 है, कामा m1 की बात करें तो ये 3 है, y2 चेक कर लीजिए, y2 कितना है, 5 है, प्लस में m2 कितना है, m2 1 है, और y1 कितना है, ये माइनस का 3 है, पूरे के बटे में कितना हो जाएगा, ये होगा 3 प्लस का 1 हो जाएगा, 3 प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इतना कहने के बाद ये होगा 3 8 24 हो जाएगा, प्लस में 1 चौके 4, 3 1 4, ये होगा 3 5 15, प्लस माइनस माइनस 3 का नाम 3, 3 1 4 हो जाएगा। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे 24 4 कितना होगा, 28/4, ये होगा 12/4 हो जाएगा। तो ये आएगा 4 का नाम 4, 4 7 28, 4 का नाम 4, 4 3 12, यानी कि 7,3 आएगा। यही इसका जो है उत्तर होगा। यही पूछा ही था निर्देशांक क्या होगा, तो निर्देशांक कितना हो जाएगा, 7,3 हो जाएगा, जो कि एग्जाम में भाई पूरे 4 या फिर 6 अंक का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कभी 4 अंक में कभी 6 अंक में पूछ लेता है, जो कि देखने में भाई कठिन थी, सॉल्व करने पर तो बिल्कुल आसान लगा। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर जो है 15 हो गई, अब 16 भी देखेंगे। टोटल आज की इस वीडियो में 20 सवाल देखने वाले हैं, जो कि आपने स्क्रीन पर पहले सबसे शुरू में ही देख लिए थे भाई। आज की इस वीडियो में 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है। अब यहाँ पर देखिए ये सवाल जो है आपके सामने है, ये भाई 16वीं नंबर है, जो कि त्रिकोणमिति की है। और आपको बताते भाई जो ये सीरीज चल रही है ये आपको पूरा 1 चैप्टर से लेकर कंप्लीट सांख्यिकी तक कराएंगे, सांख्यिकी प्रायिकता तक कराएंगे। और सभी चैप्टर के अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, प्लेलिस्ट बनाए हैं, जो कि ये सब भाई प्लेलिस्ट के अंदर जोड़ दिए हैं, जो कि वहाँ से आपको लाइन बाय लाइन शुरू से लेकर अंत तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले tan 30 अंश का मान क्या होता है, tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है। आप लोग भाई मान को तैयार कर लीजिएगा, अभी तो हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। बाकी जो है त्रिकोणमिति पे अलग से वीडियो बनाई हुई है, जो कि भाई बेसिक से है। अभी तो भाई प्रैक्टिस करा रहे हैं भाई, इतना मान कर चलते हैं कि आपको फार्मूला या छोटी छोटी चीजें आती होंगी। कोशिक 60 अंश का मान कितना है, 2/√3 होता है, प्लस में tan 60 अंश का जो मान है ये होता है √3 होता है, और sec 30 अंश का मान जो है 2/√3 होता है। अभी आप लोग इसको सॉल्व करिए, अगर मान ना तैयार हो बाद में आप लोग तैयार कर लेना। 2 का नाम 2 हो जाएगा, √3 का गुणा √3 में करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा। जब रूट से रूट का गुणा हो और संख्या सेम हो तो 1 बाहर कर लेते हैं, रूट गायब हो जाता है। √3 से √3 काटेंगे तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बचेगा क्योंकि ये कट ही गया, 2 बचा, बटे में 1 मानेंगे, 3 1 का लासा लेंगे 3 आएगा, 3 से 3 कटेगा एक बार में, 1 2 के 2 हो जाएगा, 1 3 के 3 3 बार में कटेगा, 3 दूनी का 6 होगा, ये होगा 6 2 8 यानी कि 8/3 हो जाएगा। यही इसका जो है उत्तर हो गया, जो कि काफी आसान था। अब यहाँ पर देखिए क्या है, 2 cos स्क्वायर 45 अंश -1 बराबर का cos थीटा है। तो ये हो जाएगा 2 cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, स्क्वायर लगा देंगे माइनस का 1 और इक्वल में क्या है cos थीटा है। तो ये होगा 2 गुणे का 1 का स्क्वायर 1 होता है, √2 का स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 बाहर आ जाएगा, माइनस का 1 बराबर में क्या करेंगे cos थीटा। 2 से 2 काट देंगे तो यहाँ पर सब कुछ कट गया, तो भाई 1 बचेगा, -1 होगा, इक्वल में क्या होगा cos थीटा। 1 में से गए 0 हो जाएगा, बराबर में क्या होगा cos थीटा। अच्छा ये 0 cos में किसका मान है, तो ये cos 90 का मान है। किसका मान है, cos 90 का मान है, ये होगा cos थीटा। cos से cos क्या हो गया, कट गया, तो थीटा के बराबर में कितना बचा हुआ है, 90 अंश बचा है। यही इसका जो है आंसर होगा, और हमसे थीटा का मान पूछा भी था, जो कि ये भी सवाल भाई काफी आसान थी।
अब यहाँ पर जो है आप देखिए सवाल नंबर 18 जो है आपके सामने है। यहाँ पर भी आपको भाई वैसे ही करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर बटा खींच लेते हैं ताकि लाइन खींचने में दिक्कत ना हो। पहले हम 5 को लिखेंगे। कॉस 60 है तो कॉस 60 अंश का मान जो होता है 1/2 होता है। स्क्वायर लगा है लगा देंगे। प्लस में 4 लिखेंगे। जो सेक स्क्वायर 30 अंश है तो सेक 30 अंश का मान क्या होता है 2/√3 होता है। स्क्वायर लगा है लगा देंगे। फिर माइनस में tan 45 अंश का मान 1 होता है। स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर को लगा देंगे। बटे में साइन स्क्वायर 30 अंश है। साइन स्क्वायर 30 है मतलब साइन 30 का मान 1/2 स्क्वायर लगाएंगे। फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस में कॉस 30 अंश का मान जो होता है कॉस 30 अंश के मान की बात करें तो कॉस 30 अंश का मान होता है 1/√3/2 होता है। तो √3/2 स्क्वायर का यहाँ पर कर देंगे तो ये होगा 5 गुणे 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा। 4 गुणे 2 का स्क्वायर 4 होगा। √3 का स्क्वायर 3 बाहर आएगा माइनस का 1 होगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस में √3 का स्क्वायर 3 होगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ऊपर 5 का नाम 5 बटे का 4, 4 चौक 16/3 माइनस 1/1 कर लेंगे। बटे में 4 4 का लघुत्तम लेंगे 4 आएगा। जब 4 मिल रहा है तो आराम से जोड़ दो 3 1 4 हो जाएगा। तो ये मेन लाइन हो गया। 4 3 1 कलासा लेंगे 12 आएगा। तो 4 3 12 3 3 5 हो जाएगा 15। 3 चौक 12 4 16 चौको हो जाएगा 64 माइनस का 1 12 हमें 12 12 ही का नम हो जाएगा 12। 4 से 4 काट दो 1/1 हो जाएगा। तो ये आएगा देखिए इन दोनों को जब जोड़ेंगे 5 4 9 6 1 7 यानी कि ये होगा 79। कितना आ जाएगा 79 होगा। 79 में 12 को घटाएंगे तो ये 7 6 67 आएगा। 67/12 आएगा। पूरे के बटे में 1/1 है। जब बाहर बाहर का गुणा करेंगे तो ये 67 होगा और ये 12 ही का नम 12 होगा। यही इसका जो है उत्तर हो जाएगा जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आया होगा जो कि ये सवाल नंबर 18 है। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 19 भी। अब यहाँ पर जो है अगर हम बात करें सवाल नंबर 19 की तो आपके सामने है भाई। सवाल नंबर 19 में भी काफ़ी आसान है। यहाँ पर देखिए इसमें सबसे पहले हमको ये दिया हुआ है। क्या दिया है cos a माइनस बी बराबर कितना दिया है √3/2 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे cos ऑफ a माइनस बी बराबर ये कॉस में किसका मान है। तो अगर हम देखें तो ये कॉस में 30 अंश का मान है। अब कॉस से कॉस को काटेंगे तो a माइनस बी बराबर ये हो जाएगा 30 अंश होगा जो कि ये हमारा बन गया समीकरण 1 बन गया। अगला क्या है यहाँ पर देखिए तो अगला है साइन a प्लस बी बराबर का √3/2 तो ये हो जाएगा साइन ऑफ a प्लस बी हो गया और ये किसका मान है ये साइन 60 अंश का मान है। तो साइन से साइन हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा। ये होगा a प्लस बी बराबर कितना होगा 60 डिग्री हो जाएगा और ये हमारा बनेगा समीकरण 2 बन जाएगा जो कि काफ़ी आसान है आपके समझ में आया होगा। अब यहाँ पर a और b को सॉल्व करके मतलब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके a और b का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 हुआ समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 कितना है a माइनस बी इक्वल का 30 है और समीकरण 2 कितना है a प्लस बी इक्वल का 60 अंश है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस बी है प्लस बी कट जाएगा। a में a को जोड़ेंगे 2 ये हो जाएगा 30 60 कितना होगा 90 हो जाएगा। तो a बराबर 90 2 का 75 करेंगे बटे में 2 का नम 2 2 45 में 90 होगा। ये हो जाएगा a बराबर का 45 अंश। अब a का मान हम b में समीकरण 2 में रख देते हैं क्योंकि 2 नज़दीक दिखाई दे रहा है। a ऊपर है a में भी रखिएगा आएगा b में भी रखने पर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से। तो a की जगह हम 45 करेंगे प्लस में b करेंगे इक्वल 60 b बराबर 60 माइनस 45 b बराबर ये हो जाएगा 15 अंश जो कि b का मान हो जाएगा 15। लास्ट में लिखेंगे अतः a बराबर 45 b बराबर 15 अंश। ये हो जाएगा इसका आंसर जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आया होगा। आइए भैया देखते हैं सबसे लास्ट नंबर सवाल जो कि 20वीं है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम देखते हैं 20वीं नंबर। अब यहाँ पर जो है 20वीं नंबर सवाल आपके सामने है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और आपको बता दें भाई इसके बाद की जो सवाल है आपको नेक्स्ट पार्ट में दे देंगे जो कि और भी त्रिकोणमिति की कुछ सवाल हैं जो कि आपको नेक्स्ट पार्ट यानी कि ये चौथा पार्ट है। 5वें पार्ट में आपको हम वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल बताएंगे। 6वें पार्ट में जो है आपको हम त्रिकोणमिति की और भी इंपॉर्टेंट सवाल हम आपको दे देंगे वहाँ पर जाकर देखिएगा। और बाकी इसके पहले वाले पार्ट में भी कुछ त्रिकोणमिति के सवाल कराए हुए हैं। हम तो आपको यही सजेस्ट करेंगे भाई आप जाइए डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर जो है प्लेलिस्ट दिया गया है। प्लेलिस्ट का लिंक है जहाँ पर आपको 15-20 वीडियो हैं। अगर आप 15-20 वीडियो देख लेते हैं तो आप एग्जाम के लिए भाई लगभग आप कम से कम नहीं तो 90 प्लस तो वो कर ही लेंगे भाई। अगर आप मेहनत और करेंगे तो 95 प्लस हो जाएगा 100 में 100 भी हो जाएगा। बाकी जितना हम बता रहे हैं अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो मान चलिए भाई 90 से 95 नंबर आप मतलब यहाँ से पा सकते हैं।
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर का 4/5 है। अगर यहाँ से हम चित्र बनाएं तो साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे का कर्ण होता है। तो इसमें लंब जो है ये है, कर्ण कौन सा है, ये है। तो आधार जब पाइथागोरस से निकालेंगे 3 आएगा। कैसे, जैसे पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ पर फार्मूला लगेगा। पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये रूल दिया था, तो उन्हीं के नाम पर पड़ गया पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से फार्मूला क्या होता है, कर्ण का वर्ग, तो कर्ण कितना है 5 है, 5 का वर्ग बराबर में लंब का वर्ग, लंब कितना है 4 है, 4 का वर्ग प्लस में आधार, आधार हमें भाई मालूम नहीं है क्योंकि इसको तो हम डायरेक्टली लिख दिए हैं। तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, ए स्क्वायर नहीं मालूम है, 25 होगा, इधर करेंगे माइनस का 16 हो जाएगा और बराबर में क्या होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको जब हम घटाएंगे तो 25 में से 16 गए 9 आएगा, ये होगा ए स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर बनेगा ए स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर को काटेंगे तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ए बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे ये वाला जो आपको भाई दिया है जिसका मान निकालना है, तो कितना है 4 tan थीटा है, यहाँ पर लिख लेते हैं 4 tan थीटा है, माइनस में 5 cos थीटा है, पूरे के बटे में sec थीटा प्लस में 4 cot थीटा है। तो आइए इसका हम मान रखते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले तो हम 4 लिखते हैं। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन बटे कॉस होता है, साइन बटे कॉस होता है, नहीं साइन बटे कॉस होता है, लेकिन यहाँ के हिसाब से ये लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना है 4, आधार कितना है 3, प्लस में माइनस है भाई 5 गुणे, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, आधार 3 है, कर्ण 5 है, पूरे के बटे में सेक होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना है 5, आधार कितना है 3, प्लस में 4 गुणे, कॉट होता है आधार बटे लंब, आधार 3 है, लंब 4 है। अब उसके बाद देखिए 4 चौक 16 बटे 3 हो जाएगा, माइनस में 5 से 5 कट गया तो माइनस का 3 बचा, ये हो जाएगा 5 बटे 3 प्लस में 4 से 4 कट गया तो प्लस में 3 ही बचा। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे करना पड़ता है, डायरेक्ट देखिएगा, ऐसे तिरछा गुणा कर दो तो ये हो जाएगा माइनस 3 3 का 9 बटे का 3, ये 5 लिखो प्लस में जिसके बटे में हो वो वाला अंक लिख लो, ऐसे तिरछा गुणा करा दो 3 3 का 9, अब ये 3 पूरे के बटे में, बटे वाला 3 से 3 काट दो, 16 में से अगर 9 को घटाएं तो 7 आए और 9 5 कितना आएगा 14 आएगा। तो ये हो जाएगा 7 का 9 7, 7 दूनी 14, यानी कि 1/2, ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। और आज की इस वीडियो में हमने 20 सवाल बताए भाई, जो कि 20 सवाल आपके समझ में आई होगी। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस चैनल पर भाई मिलते रहेंगे और अपलोड होते रहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी पार्ट को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिए हैं, और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है तो उसका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ पर जाकर आप लाइन बाय लाइन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं। इधर उधर के वीडियो को देखने से अच्छा भाई जाइए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के, मतलब प्लेलिस्ट से आप पढ़ते भी रहिए और साथ में इधर उधर के क्वेश्चन को भी करते रहिए। अगर आप प्लेलिस्ट से पढ़ते रहेंगे तो भाई आपका ये होगा कि हाँ हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जा रहा है, और इधर उधर से पढ़ेंगे तो भाई आपका रिवीजन भी होता रहेगा।